हेलो दोस्तों, मैं सतीश चंद्र, आप सभी का सतीश ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सिगमंड फ्रायड के बारे में हम जानते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने कितना योगदान दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड साहब हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया था। उनका जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में ये कुछ समय पहले मनोविज्ञानी के स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, इसलिए पहले मनोविज्ञान को दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। उस वक्त मनोविज्ञान का उद्देश्य वयस्क मानव चेतना का विश्लेषण और अध्ययन करना था। ब्राइटनेस परंपरागत चेतना के मनोविज्ञान का विरोध किया था और मनोविश्लेषण संबंधी कई नई संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। इस पर हमारा आधुनिक मनोविज्ञान टिका हुआ है। प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड 6 मई 1856, मृत्यु 23 सितंबर 1940। निवासी जो थे ऑस्ट्रिया वियना के थे। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं, जो कि पहला मन है चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड, यह वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। दूसरा है अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देखकर याद हो जाता है। तीसरा है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, इसमें भी बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारी याद करने पर भी याद नहीं आता है। फ्रायड व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है ईद, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। इसको हम हिंदी में कहते हैं इदम, अहम, परा अहम। पहले हम इदम के बारे में पढ़ेंगे। उसने व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता है और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। दूसरा ईगो है। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणाम की चिंता करता है। तीसरा है सुपर ईगो, जिसको हम परा अहम कहते हैं। यह समाज द्वारा नैतिक मूल्य सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वह बुरे कामों में उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना या झूठ ना बोलना। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहला है मौखिक अवस्था, जिसको हम कहते हैं ओरल स्टेज। यह जन्म से लेकर 1 वर्ष तक होता है। दूसरा गुदा अवस्था या एनल स्टेज, दूसरा इनका समय काल है 2 से लेकर 3 वर्ष तक। फिर इसके बाद है लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, जिसका समय है 4 से 5 वर्ष तक। सुषुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, 6 से लेकर 12 वर्ष तक। 5वां है जननी अवस्था, सेंट्रल स्टेज, 12 से 20 वर्ष तक। सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहला है जीवन, दूसरा है मृत। स्वमोह ऑडिपस या वह इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वह अपनी मां से अधिक प्रेम करेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन सीटेट में पूछता है कि बताइए कि किस ग्रंथि के कारण लड़के जो है अपनी मां से अधिक प्यार करते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑडिपस। अगर पूछेगा लड़कियां अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं, यह किस ग्रंथि के कारण होता है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण।
तो तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वह पिता से अधिक प्रेम करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो लड़के होते हैं वह माँ से ज्यादा प्यार करते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से प्रेम करती हैं। लिबिडो, लिबिडो क्या है इसको देखिए। प्रेम, स्नेह व काम प्रगति को लिबिडो कहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रकृति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाए तो व्यक्ति को समायोजित हो जाता है। शैशव कामुकता की बात पर सिगमंड फ्रायड व उनके शिष्य युग के मध्य मतभेद हो जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियां, प्रक्षेपी विधियां, जिसको पहला है टैट, TAT, थेमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट। दूसरा कैट है चिल्ड्रेन एप्रेशन टेस्ट। तीसरा है IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। SCT, सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट। FWAT, अप्रत्यक्ष विधियां, आत्मनिष्ठा या व्यक्तिनिष्ठा। इसमें कई विधियां हैं। आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, समाजमिति विधि, कर्म निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और निरीक्षण विधि और प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमुंड फ्रायड ने किया था। यहाँ से दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है कि बताइए कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा सिगमुंड फ्रायड ने। प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभववादी को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। चलिए हम कुछ विभिन्न विधियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। टैट क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है या कथा प्रसंग परीक्षण। प्रतिपादक है मॉर्गन व मुर्रे। 1935 में किया था इसे खोज और इसमें कुल 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें से क्वेश्चन एक बनेगा कि बताइए टेट का जो परीक्षण होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, उसमें कितने कार्ड यूज किए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा 31 कार्ड्स। इस परीक्षण में 10 कारणों पर पुरुषों से संबंधित व 10 कारणों पर महिलाओं से संबंधित तथा 10 कारणों पर दोनों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है और कम से कम 10 कार्ड ऊपर कहानी लिखी पाई जाती है। इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, ये जो परीक्षण होता है किनके लिए होता है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो आप बताएंगे 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इनमें व्यक्ति की रुचियां, इच्छाओं और आवश्यकताओं की जानकारी होती है। दूसरा है कैट, बाल संप्रत्यय परीक्षण। प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलोक। 1948 में किया था। विकास में योगदान डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट। कार्डों की संख्या इसमें 10 होती है। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। रोस्सा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके हरमन रोस्सा हैं, 1921 में किए थे। इसमें 10 कार्ड के प्रयोग किए थे। इस परीक्षण में 10 कार्डों को स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कारणों पर काले और सफेद तथा बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। बालकों को आकृति दिखाकर उनसे बारे में पूछा जाता है। इसमें बालक को क्रियात्मक, भावात्मक व संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। SCT, सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट, वाक्य प्रतिपूर्ति परीक्षण। प्रतिपादक
पाइन एंड टेंडलर 1930 में किया था। विकास में योगदान रोटर, उदाहरण में मैं बहुत खुश होता हूं जब मेरे पिता। तो इस प्रकार के जैसे खाली स्थान को भरने के लिए कुछ उसमें जो शब्द होते हैं जो वहां पे सटीक बैठता है, वह शब्द को यहाँ पे भरना होता है। तो इसमें इस प्रकार के परीक्षण, जैसे कोई पैराग्राफ पढ़ा दिया गया है, कोई पंक्ति या काव्य या किसी पैराग्राफ को पढ़ाकर आपसे उसमें थोड़ा सा शुरू की लाइन और थोड़े से लास्ट की लाइन दिया जाता है और बीच में पूछ जाता है कि यहाँ पे कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो इसमें यह परीक्षण होता है। FWAT स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन, 1979 में सहयोग विलियम वोंट ने किया था। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। अप्रपेक्षी या अन्य अप्रपेक्षी या अन्य विधियां, चेतन मन का अध्ययन, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, इसमें आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि है। प्रवर्तक जो हैं विलियम वुंट और शिष्य टिचनेर हैं। यह एक प्राचीन विधि है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इसके कारण वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन कृत विधि, केस स्टडी, प्रवर्तक टाइडमैन है। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आज सामान्य बालकों के दीदार की सर्वश्रेष्ठ विधि है। समस्या के कारण को जानना निदान कहलाता है, जो मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है, जो शिक्षा की सहायता से किया जाता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। इसमें है प्रश्नावली विधि, प्रवर्तक है वुडवर्थ। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता है और उत्तर के रूप में विकल्प होते हैं। साक्षात विधि, यह साक्षात विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता है और न ही समय पर साक्षात्कार वार्तालाप का ही एक रूप माना जाता है। वस्तुनिष्ठ विधियां, निरीक्षण विधि या वह दर्शन विधि, प्रवर्तक वाटसन है। इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यापार का विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। समाज मिति विधि, प्रवर्तक विधि GL मोरेनो ने। इस विधि में व्यक्ति की सामाजिक के बारे में समाज के व्यक्तियों की जानकारी को लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। कर्म निर्धारण मापनी लेखन स्केल, प्रतिपादक थर्स्टेन। इस परीक्षण में पूर्ण सहमत अनिश्चित असहमत पूर्ण सहमत में कर्म निर्धारण मापनी के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। शारीरिक परीक्षण, इस परीक्षण में व्यक्ति के शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित नौकरी के लिए व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। एक यहाँ छूट गया था वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधि में बच्चों के लिए एक प्रश्न दिया जाता है, उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से जो सही आंसर होता है उस पे बच्चा टिक करता है इस विधि में। और सिगमंड फ्रायड के टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको हम भी देख लेते हैं फटाफट। 10 क्वेश्चन है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, तो इसका सही जवाब है सी, पराअहम। फिर दूसरा है फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के 2 कारण कौन कौन से हैं, तो इसका सी जवाब है एरोज व थेनेटॉस।
तीसरा है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? इसका ऑप्शन डी है फ्रायड ने। चौथा क्वेश्चन है ईदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति होता है अनैतिक व असामाजिक। पांचवा है अलमारी में अमूल किताब नहीं पाता और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता, फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने दोस्तों को दे दिया। यह अवस्था है सी अर्धचेतन मन। छठवां है शारीरिक योग्यता वाले व्यक्तित्व के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र सबसे अधिक संतोषजनक होगी? इसका ऑप्शन सी है अतिकल्पना। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? इसका ऑप्शन डी है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। आठवां है विकास की अवस्था तौर पर 1 से 3 वर्ष की आयु में होती है, इनको विकसित होने लगता है और इस कुछ हद तक नियंत्रित हो जाती है। इसका ऑप्शन है डी गुदा। कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चों पर गुस्सा आता है तो वे खेलते हैं जब तक भी बेहतर महसूस ना करें। इस व्यवहार का प्रतिनिधित्व कौन सा रक्षा तंत्र करता है? तो इसका है विस्थापन। 10वां है 5 वर्ष के बालक में अपने माता पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन सी है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से दोस्तों यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद सभी दोस्तों को।